नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू? फाइन, ओके डियर्स, अकॉर्डिंग टू मी यू फाइन एंड आई एम ऑल्सो फैंटास्टिक। सो डियर्स, हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं एक तो गोडाउन की एंड चिंकारा की। यदि आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिए, ठीक है। आज हम बात करेंगे पालतू पशु मतलब राज्य पालतू पशु ऊंट के बारे में। तो राज्य पालतू पशु कौन है? अपना ऊंट। कौन है? ऊंट। क्या कारण रहा कि इनको राज्य पालतू पशु का दर्जा दिया गया? तो इनका एक ही कारण था कि एक तो इनकी लगातार संख्या घट रही थी, दूसरा जो इन ऊंटों की जो बलि दी जाती थी उनको रोकना। तो हमारा राज्य पालतू पशु क्या है? ऊंट। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम कैमलिन। वैज्ञानिक नाम कैमलिन। देखो दोस्तों, 23 जून 2014 30 जून 2014 को बीकानेर में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऊंट को पालतू पशु का दर्जा दिया जाए। तो इनको दर्जा कब मिला? तो इनको दर्जा दिया 19 सितंबर 2014 को। ऊंट को पालतू पशु का दर्जा कब दिया? 19 सितंबर 2014 को। इनके बाद में हम बात करते हैं कि दिसंबर 2014 में ऊंट बंद अधिनियम लाया गया। ऊंट बंद अधिनियम। इनके तहत यदि कोई व्यक्ति ऊंट को मारता हो या बलि चढ़ाता हुआ पाया गया तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये डेटें आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दर्जा कब मिला? 19 सितंबर 2014 को। ठीक है। ऊंटों के देवता कौन है? तो ऊंटों के देवता पाबू जी। पाबू जी है ऊंटों के देवता। ऊंटों को सर्वाधिक कौन सी जाति पालती है? तो ऊंटों को सर्वाधिक पालने या पशुपालक राइका जाति के लोग। राइका जाति के लोग ऊंटों को सर्वाधिक पालते या पशुपालक राइका जाति के लोग होते हैं। ये राइका जाति के लोग हैं। इनके आराध्य देव कौन है या आराध्य देवता कौन है? तो आराध्य देवता पाबू जी है इनके। ठीक है। ऊंटों के देवता कौन है? पाबू जी। सर्वाधिक ऊंट कौन सी जाति पालती है? तो राइका। और जो राइका जाति है इनके आराध्य देवता कौन है? तो पाबू जी। इनके बाद में हम बात करते हैं कि ऊंट की खाल पर की जाने वाली कलाकृति को हम कहते हैं उस्ता कला। क्या कहते हैं? उस्ता कला। जो ऊंट की खाल पे जो भी कलाकृति उकेरी जाती है, ठीक है, अलग अलग जगह पे, जैसे गले के पास में या पीठ पे, पेट पे जो कुछ आकृतियां उकेरी जाती है, उन आकृतियों को हम कौन सी कला के नाम से जानते हैं? तो उस्ता कला। और उसी प्रकार यदि वो कलाकृति पूंछ पे उकेरी जाए तो
तो उनको हम परछनी कहेंगे। ठीक है, उस्ता कला को राजस्थान में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो एक राजा, बीकानेर के राजा थे, बीकानेर के राजा, राजा का नाम था अभय सिंह। अभय सिंह जी थे, वो लाहौर से बीकानेर लाए थे, लाहौर से बीकानेर। ठीक है, तो उस्ता कला को बीकानेर मतलब राजस्थान में किन के काल में आई उस्ता कला? तो लाहौर से बीकानेर, राजा अभय सिंह हुआ करते थे बीकानेर के राजा, उनके काल में आई। उस्ता कला के मास्टरमाइंड यानी हस्तशिल्प कलाकार कौन है? तो हस्तशिल्प कलाकार है इनके हिस्सा मुद्दीन उस्ताद। अब देखना, ये जो उस्ता कला है ये नाम क्यों पड़ा? जो उस्ताद जाति के जो लोग थे उन्होंने इस कला को उखेड़ते थे, इसी कारण इनका नाम में क्या पड़ गया? उस्ता कला। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि ये कलाकृति कौन सी? उस्ता कला यदि पूंछ पे उकेरी जाए, पूंछ की कलाकृति को क्या कहेंगे? तो पूंछ की कलाकृति को हम कहेंगे परछन्नी। क्या कहेंगे? परछन्नी। पूंछ की कलाकृति को हम कहेंगे परछन्नी। ठीक है, इसी प्रकार ऊंट होता है, ऊंट के ऊपर कुब्बड़ होती है, कुब्बड़ का जो लकड़ी का एंड लोहे का ढांचा बना होता है उसको हम पिलान कहते हैं। ठीक है, ऊंट की कुब्बड़ पर बना लकड़ी या लोहे का ढांचा पिलान कहलाता है। ठीक है, पिलान कहलाता है, जो ऊपर की ओर ढांचा होता है उसे हम पिलान कहते हैं। इनके बाद में ऊंट का मुंह जिस रस्सी से बांधा जाता है ना, और उनके आगे मतलब मुंह के पास और नाक के अंदर से जो लकड़ी अंदर डाली जाती है, अर्थात ऊंट को कंट्रोल करने के लिए, ऊंट दौड़े ठीक है या उनको रोके तो उसी का यूज किया जाता है, उसी रस्सी का। तो उस रस्सी को हम, जो लकड़ी बंधी रहती है उस लकड़ी को हम गिरबान कहते हैं। ठीक है ना, ऊंट के मुंह व नाक से रस्सी बंधी होने वाली लकड़ी को गिरबान कहते हैं। ठीक है ना, जो लकड़ी होती है उनको हम गिरबान कहते हैं। ऊंट का छोटा बच्चा या तो वो ऊंट मतलब फीमेल होगी तो ऊंट वो टोल्डी, और मेल होगा तो टोरडा। तो ऊंट के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? तो ऊंट के छोटे बच्चे को कहते हैं टोरडा या टोरडी। ठीक है, ऊंट के छोटे बच्चे को क्या कहेंगे हम? टोरडा या टोरडी। अब देखना, पूरे संसार का पहला ऊंट हॉस्पिटल था, वो बना था दुबई। ठीक है ना, पहला हॉस्पिटल कहाँ बना था? दुबई। यूएई में है दुबई, कई लोग जाते हैं भारत से तो। ठीक है, वहाँ ही पहला ऊंट का हॉस्पिटल बना दुबई में। ठीक है, दुबई अर्थात
संयुक्त अरब अमीरात वही देश है जिन्होंने अरब देशों का पहला मंगल मिशन होप भेजा था, ठीक है, जिन्होंने पहला परमाणु संयंत्र लगाया था। इनके बाद में हम बात करें तो ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र यह है जोहड़बीड़ बीकानेर। जोहड़बीड़ के बीकानेर में है ऊंट अनुसंधान केंद्र। यदि पूछ ले राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो जोहड़बीड़ बीकानेर में है। अब इनकी कुछ फेमस नस्लें हैं, तो फेमस नस्लें देख लेते हैं। नाचना, ठीक है, नाचना नस्ल, मतलब ये नाचने के लिए बहुत फेमस है। और ये पाई कहाँ जाएगी तो ये मुख्यतः जैसलमेर में, ठीक है। सवारी के लिए गोमट, सवारी के लिए फेमस है ये, सवारी के लिए प्रसिद्ध, सवारी के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है, गोमट। इनके बाद में ही है गोरठ, बीकानेरी, ये ऊंटों की नस्लें हैं, ठीक है ना। सवारी के लिए कौन सी प्रसिद्ध है, गोमट, और नाचने के लिए कौन सी है, नाचना नस्ल। और ये सवारी के लिए जो प्रसिद्ध है वो पाई जाती है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और फड़ौदी वाले एरिया में, बाड़मेर में भी है, ठीक है। तो गोमट को सवारी के लिए प्रसिद्ध करते हैं। हमारे बीएसएफ जो गश्त लगाते हैं वो इसी के द्वारा लगाते हैं, गोमट नस्ल के, गोमट नस्ल के जो ऊंट है सवारी के लिए फेमस है उसी के द्वारा, ठीक है। अगली बात करें हम तो देखो पिछली जो वन्य जीव रिपोर्ट थी, वन्य जीव रिपोर्ट, उनमें ऊंटों की संख्या थी 3,26,000, मतलब 3,26,000। लेकिन जो नवीनतम रिपोर्ट आई, ठीक है, जो नवीनतम रिपोर्ट आई इनमें ऊंटों की संख्या है 2,13,000, ठीक है, 2,13,000। अब पिछली में 3,26,000 थे और इसमें 2,13,000 है, मतलब 1,13,000 ऊंट कम हो गए, ठीक है, एक ही गैप के बीच में। इसी कारण इनकी संख्या बहुत ज्यादा गिरी, इसी कारण इनको राज्य पालतू पशु का दर्जा दिया गया। और ये गिरावट थी 34.59, इतने % गिरावट हुई। 100 में से 34 ऊंट गायब हो गए, अब देख लो, ठीक है। इसी कारण इनको वन्य जीव पालतू पशु का दर्जा दिया गया। एक आता है कि कर्नल जेम्स टोड ने ऊंट को क्या कहा, कर्नल जेम्स टोड ने, तो कर्नल जेम्स टोड ने ऊंट का नाम दिया मरुस्थल का जहाज, ठीक है, शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड सेइंग बाय द शिप डेजर्ट ऑफ शिप, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इनको कहा गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये ऊंट की कुब्बड़ होती है, इस कुब्बड़ में वसा का संचय होता है। इस संचय के कारण ऊंट सर्दियों में
एक महीना या 2 महीने तक पानी नहीं पीता, क्योंकि वो पहले से एक बार पी लिया तो स्टोरेज कर लेगा। इसी प्रकार वो गर्मियों में 7-7 दिनों तक पानी नहीं पीता, एक सप्ताह के समथिंग तक। इनमें वसा का संचय होता है, वो वसा इनको धीरे धीरे ऊर्जा देती है और इसी कारण वो चलता रहता है और वो पानी की पूर्ति होती रहती है उनके शरीर में। दूसरी बात, यदि ऊंट खत्म हो जाए, ऊंट यदि मर जाए और उनको बाहर फेंक दिया तो उस इलाके में हमें नहीं जाना चाहिए। ऊंट यदि खत्म हो जाए तो उनको दफना देना चाहिए अंदर गड्ढा खोद के जमीन के, क्योंकि ये कुब्बड़ होती है, इसमें वसा का संचय होता है और फिर वो मरने के बाद में उनमें रिएक्शन होएगी। रिएक्शन होने के कारण आसपास के इलाकों में जहरीली बदबू आएगी और उस बदबू से आपकी मृत्यु तक हो सकती है। इसी कारण मरे हुए ऊंट के पास हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरी बात होती है कि ऊंटनी का जो दूध होता है, ऊंटनी का दूध, उनसे दही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ऊंटनी का दूध होता है वो कैल्शियम मुक्त होता है और कैल्शियम नहीं होगा तो दही नहीं बनेगा। यदि किसी व्यक्ति के मधुमेह या शुगर हो जाती है, डायबिटीज जिनको कहते, तो ऊंटनी का दूध उनका बार बार सेवन करने से मधुमेह की बीमारी ठीक हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो राज्य पालतू पशु का नाम है ऊंट। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमलिन और इनको दर्जा दिया गया कब? 19 सितंबर 2014 को। ठीक है, ऊंट बंद अधिनियम आया दिसंबर 2014 में। ऊंटों के देवता पाबू जी कहते हैं। सर्वाधिक कौन होते हैं पशुपालक ऊंटों के? तो राइका जाति के लोग होते हैं। इनके आराध्य देवता पाबू जी हैं। ऊंट की खाल पर जो कलाकृति की जाती है उसे हम उस्ता कला कहते हैं और उस्ता कला के मास्टर कौन है? हिसामुद्दीन उस्ताद। ठीक है, इनके बाद में ऊंट की पूंछ पे जो कलाकृति उकेरी जाती है उस कलाकृति को हम कहते हैं परछनी। ठीक है, इनके बाद में हमने पढ़ा कि जो कुब्बड़ होती है उन पे जो ढांचा होता है उस ढांचे को हम कहते हैं पिलान। और इसी के बाद में हमने पढ़ा कि ऊंट के मुंह में जो रस्सी के साथ जो लकड़ी डाली जाती है उनको कंट्रोल करने के साथ साथ और उनको की सवारी करने के लिए, तो उस रस्सी को हम गिरबान कहते हैं। और ऊंट के छोटे बच्चे को या फीमेल होगी तो टोरडी कहेंगे, मेल होगा तो टोरडा कहेंगे। ठीक है, ऊंट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो जोहड़बीड़, बीकानेर। और पूरे संसार का पहला ऊंट हॉस्पिटल कहाँ खुला? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। पिछली वन रिपोर्ट में इनकी संख्या थी 3.26 लाख। ठीक है, 3.26 यानी 3,26,000। और जो वर्तमान में रिपोर्ट आई है उनमें इनकी मात्र संख्या 2,13,000 रह गई। इनकी गिरावट देखिए तो 34.69% इनकी गिरावट दर्ज हुई है। और पूरे भारत का राजस्थान में कितने प्रतिशत ऊंट पाए जाते हैं? तो 84.83% ऊंट ओनली राजस्थान में पाए जाते हैं पूरे भारत के। ठीक है, क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो रेगिस्तान में पहले गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती थी, इसी कारण। और इनकी मेलों में भी अच्छी खासी तादाद रहती है। जो राजस्थान में ऊंटों के लिए जो प्रसिद्ध मेला है वो पुष्कर मेला है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, अर्थात अगले प्रतीक चिन्ह की ओर।
अब बात करेंगे हम राज्य वृक्ष की। राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? तो खेजड़ी। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनरेरिया। ठीक है, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरिया। इनको राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला? तो इनको दर्जा मिला 31 अक्टूबर 1983 को इनको दर्जा मिला। 31 अक्टूबर 1983 को इनको राज्य वृक्ष का दर्जा मिला। ठीक है, इनके बाद में इनके उपनाम देखो। उपनाम इनको कहते हैं राजस्थान का कल्प वृक्ष। राजस्थान का कल्प वृक्ष। इनको कहते हैं राजस्थान का गौरव। इनको कहते हैं समी, झांटी, पेईमेई, छोकड़ा। ठीक है, बनी बनो, और सीमले, ये इनके उपनाम है। ठीक है, उपनाम क्या है? राजस्थान का कल्प वृक्ष है, राजस्थान का गौरव। देखो, राजस्थान का गौरव चित्तौड़ को कहा जाता है। ठीक है ना, राजस्थान का गौरव समी, झांटी, पेईमेई, छोकड़ा, बनोबनी और सिमले। लेकिन राजस्थान का गौरव यदि पादपों में पूछा जाए तो राजस्थान का गौरव है खेजड़ी। ठीक है, अब बात करते ये पाई कहाँ पे जाती है? सर्वाधिक। यदि आपको सर्वाधिक पूछे, सर्वाधिक, तो क्षेत्र तो है शेखावाटी। क्षेत्र कौन सा है? शेखावाटी। ठीक है, और जिला पूछे तो जिला है नागौर। जिला है नागौर। सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र कौन सा? ये जो झुंझुनू, चूरू, सीकर वाला। ठीक है, इनके बाद में इनके नीचे जो मंदिर होते हैं ना बाबू जी और झुंझाड़ जी के, उनको हम थान कहते हैं। इनके नीचे बाबू जी व झुंझाड़ जी के छोटे मंदिरों को थान कहते हैं। ठीक है ना, इनके नीचे जो बाबू जी और झुंझाड़ जी के छोटे छोटे मंदिर होते हैं उनको हम थान कहते हैं। ठीक है, इनकी पूजा की जाती है विजयदशमी के दिन। खेजड़ी की पूजा कब की जाती है? विजयदशमी, यानी जिस दिन दशहरा होता है उसी दिन इनकी पूजा की जाती है। ये वृक्ष सबसे ज्यादा मतलब काम में आया था 1899 ईस्वी, या हम कह सकते हैं 1956 में। मतलब इनमें 57 जोड़ दो तो ये विक्रम संवत बन जाएगी। ठीक है ना, तो
1899 में या 1956 विक्रम संवत में एक काल पड़ा था, उस काल का नाम था छप्पनिया काल। छप्पनिया काल। उस काल में ये वृक्ष जीवनदायी साबित हुआ। इनके जो मतलब सांगरी होती है, जिसको हम इनका फल कह सकते हैं, तो उस सांगरी के कारण मतलब ये लोगों को जिनके पास अन्न और धन नहीं था, उनके पास ओनली वो सांगरी खाते थे और कई कई दिन निकाल दिए। तो 1956 में इस काल 1956 में विक्रम संवत 1956 में पढ़ने के कारण इनको हम छपनिया काल कहते हैं। और ये कब जीवनदायी बना? तो 1899 ईस्वी या 1956 में। इस वृक्ष पे, कौन से पे? खेजड़ी पे 60 पैसों की टिकट भी जारी हो चुकी है। 60 पैसों की टिकट जारी हो चुकी है। और सन 1991 में इनको बढ़ाने के साथ एवं मरुस्थल को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम था 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा या खेजड़ी चलाया गया। कब चलाया? 1991 में। इनको बढ़ाने के लिए और मरुस्थल को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। अब जो मतलब आजकल इनके लिए एक बीमारी है कि ये जिस गांव में मतलब गांवों के गांव साफ हो रही है, खेजड़ी वृक्ष उन गांवों से नष्ट हो रही है, उनमें 2 जीवाणु हैं, वो इनके लिए उत्तरदायी है। और जो इनकी जड़ों को काटते, उन दोनों जीवाणु का नाम, नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणु कौन है? तो नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणु है, एक का नाम तो है सलेस्ट्रोनो और दूसरे का नाम है ग्लाइकोट्रेनो। ये दोनों जीवाणु, ठीक है, इनको नुकसान पहुंचाते हैं। किनको? खेजड़ी को। 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा या खेजड़ी चलाया गया। इनके बाद में खेजड़ी होती है, खेजड़ी का जो फूल होता है उसे हम कहते हैं मिंजर। क्या? मिंजर कहते हैं। जो फूल होता है ना सांगरी लगने से पहले, इनका फल कहलाता है सांगरी। ठीक है, सांगरी आप शायद जानते होंगे सभी। और इनके जो पत्ते होते हैं ना, वो सूखने के बाद इनको लौंग या लोम कहा जाता है। ठीक है, तो इनके पत्ते को लौंग कहते हैं, फूल को मिंजर कहते हैं और फल को क्या कहते हैं? सांगरी। और सांगरी भी सूख जाती है तब इनको खोका कहा जाता है। ठीक है, खोका। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी खेजड़ी को बचाने के लिए, ठीक है, इसी खेजड़ी को बचाने के लिए सन 1730 या विक्रम संवत 1787 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। और वो घटना राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में हुई। वहाँ क्या हुआ कि राजा हुआ करते थे जोधपुर के, उन्होंने आदेश दिया कि सैनिकों को आदेश दिया और मंत्री को कहा कि हमें लकड़ी की जरूरत है और आप जाओ और जंगल से लकड़ी काट के लाओ। तो राजा के मंत्री और सैनिक खेजड़ली गांव में चले गए। अब खेजड़ली गांव में जाने के बाद में क्या हुआ, वो जैसे ही काटने लगे वृक्ष, तो अमृताबाई को उनकी आवाज़ सुनाई दी। सुनाई देने पर अमृताबाई बाहर आई तो देखा
कि कुछ लोग वृक्षों को काट रहे, खेजड़ी को काट रहे थे वो, तो अमृताबाई दौड़ के उनको बोली कि मैं आपको हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ वृक्षों को मत काटो। तो उन्होंने नहीं माना, तो नहीं माना। उनके बाद में उनकी बेटियां भी आ गई दो, वो भी बोली और लिपट गई और कहा कि इन वृक्षों को काटने से पहले हमें काटो। और उसी दौरान उस गांव के लगभग 363 लोग पूरे वृक्षों के लिपट गए और 363 लोग उस दिन इस दुनिया को विदा कह गए, अर्थात शहीद हो गए। और वो तिथि थी भाद्रपद शुक्ला दशमी। ठीक है, उसी तिथि को आज पूरे संसार का एकमात्र जोधपुर के खेजड़ली गांव में वृक्ष मेला भरता है, और वो भरता है शुक्ल दशमी, भाद्रपद की शुक्ल दशमी को। ठीक है, और उन्हीं की याद में भारत सरकार द्वारा 1971 में खेजड़ली दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लिख देता हूं मैं आपके लिए। ईस्वी या 1787 विक्रम संवत। ये क्या है? विक्रम संवत। इनको अमृताबाई प्लस 362 लोग, अमृताबाई सही 363 हो जाएंगे, क्या हुए थे? शहीद हुए थे वो। ठीक है, क्यों हुए थे? क्योंकि वृक्षों को काटने के लिए उन्होंने मना किया। और कौन सा गांव था अमृताबाई का? तो गांव का नाम था खेजड़ली। इस खेजड़ली में संसार का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है। और वो मेला कब बढ़ता है? वो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ये मेला बढ़ता है। ठीक है, राजस्थान सरकार पर्यावरण को जो बचाते हैं उनको पुरस्कार भी देती है, अमृता देवी पुरस्कार, जो पर्यावरण को बचाते। और पहला अमृता देवी पुरस्कार किनको मिला? अमृता देवी पुरस्कार। तो ये पहला पुरस्कार मिला था गंगाराम विश्नोई को। गंगाराम विश्नोई को मिला था। ठीक है, ये पूछ लिया जाए कि खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है, तो खेजड़ली दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। 12 सितंबर को मनाया जाता है। शुरुआत कब से हुई इनकी? तो शुरुआत इनकी हुई 1971 से। ठीक है, 1971 से इनकी शुरुआत हुई खेजड़ली दिवस मनाने की। अब हम पढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं रोइडा को। देख लेना एक बार, राज्य वृक्ष खेजड़ी है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरिया है। दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया। उपनाम इनके मैंने बता ही दिया आपको। शहरवादी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? शेखावाटी में। जिला पूछे तो नागौर। इनके नीचे पाबूजी और झुंझार जी के छोटे मंदिरों को हम थान कहते हैं। इनकी पूजा कौन से दिन को की जाती है? तो विजयदशमी को की जाती है। भारत सरकार द्वारा 60 पैसे का इन पे टिकट भी जारी किया गया। 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा या खेजड़ी स्टार्ट किया। इनको जो नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणु हैं वो है सलेस्ट्रोनो एंड ग्लाइकोट्रेनो। 1891 ईस्वी या हम कह सकते हैं 1956 विक्रम संवत 1956 में एक छपनिया काल पड़ा। उस दौरान ये जीवनदायी साबित हुई थी। और 1730 ईस्वी या 1787 विक्रम संवत में अमृताबाई के साथ 362 लोगों ने अपनी शहादत दे दी थी खेजड़ी को बचाने के लिए। कौन से गांव में? तो खेजड़ली गांव में। संसार का एकमात्र मेला
वृक्ष मेला कहाँ भरता है? तो खेजड़ले गांव में। ठीक है, कब भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशा को भरता है। और खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को मनाया जाता है। इनकी शुरुआत कब से हुई? तो 1971 से इनकी शुरुआत हुई। इन्हीं के कारणों से राजस्थान सरकार पर्यावरण पुरस्कार देती है पर्यावरण को बचाने के लिए, और वो अमृता देवी विश्नोई के नाम से चलता है। और वो पाने वाले फर्स्ट व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था गंगाराम विश्नोई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प। राज्य वृक्ष तो पढ़ चुके हैं, राज्य पुष्प पढ़ेंगे। राज्य पुष्प कौन है? तो राज्य पुष्प है रोइडा। राज्य पुष्प कौन है? तो राज्य पुष्प है रोइडा। और इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इनका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। टेकोमेला अंडुलेटा इनका वैज्ञानिक नाम है। इनको राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला? तो इनको राज्य पुष्प का दर्जा खेजड़ी के साथ मिला। 31 अक्टूबर 1983 को इनको राज्य पुष्प का दर्जा मिला। इनके जो पुष्प फूल होते हैं या पुष्प होते हैं वो होते हैं केसरिया रंग के, लाल, गुलाबी एंड पीले रंग के इनके पुष्प होते हैं। इनकी जो लकड़ी है वो बहुत फेमस है, मतलब फर्नीचर बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इनकी लकड़ी की तुलना चंदन की लकड़ी से की जाती है। ठीक है, इनके बाद में जो रोइडा है वो सहरवादी कौन से एरिया में पाया जाता है? तो सहरवादी की पाया जाता है बाड़मेर में, जोधपुर में, नागौर में, जैसलमेर में एंड बीकानेर में। अब बात करें तो मतलब ये रोइडा है वो लगभग 43 सेंटीग्रेड तापमान को भी झेल सकता है। ठीक है, 43 सेंटीग्रेड तापमान को सहन कर सकता है आसानी से। और इनके लिए ज़्यादा वर्षा की जरूरत नहीं रहती। 15 से 50 सेंटीमीटर यदि बारिश हो जाए तो ये अपने आप ग्रो कर लेगा, यानी ग्रोथ कर लेगा। तो आई होप आपको इनके बारे में समझ में आया होगा। राज्य पुष्प रोइडा, वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा, और दर्जा दिया 30 अक्टूबर 1983 को। फूल होते हैं केसरिया, लाल, गुलाबी, पीले, सर्वाधिक बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर और बीकानेर में पाए जाते। 43 सेंटीग्रेड तक तापमान को सहन कर सकता है। 15 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा हुई तो भी ये ग्रोथ कर लेता है। इनका उपनाम है इनका राजस्थान का सागवान,
एंड मरुस्थल की शोभा, मरु की शोभा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो कमेंट करके भी बताइए। थैंक यू। जय हिंद।